Hello, students. Again, we are there with the same chapter, chapter number 5 Kingdoms, Kings, and an Early Republic by Bhavna Kaushik, lecture number 2 जनपदास। अब हम बात करें अगर जनपद की, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि कैसे राजा बना करते थे। तो द राजाज हु परफॉर्म दीज बिग सैक्रिफाइसेस वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजाज ऑफ जनपद्स रादर देन जन। तो पहले क्या था, जनता के जो लोग थे, जो जना थे, जो वो जनता ही थी। जो जनता वर्ड में से ये जन के लोग निकल के आए। तो ये जो जनता के लोग थे, पहले ये राजा को चूज करते थे। धीरे धीरे ये सिस्टम चेंज होने लगा। और फिर क्या हुआ, जब वो राजा बनने लगे तो एक दूसरे को हरा के वो राजा बनते थे, या फिर उनको सरेंडर करवाते थे, उनको अपने अधीन करते थे, तब वो राजा बनते थे। सो दिस वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर जना सेट देयर फुट एंड सेटल डाउन। तो जनपद का मतलब होता है कि वो लैंड, वो जगह जहां पे जन के जो जनता, मतलब जो पर्टिकुलर पर्सन थे, जो जन थे, वहां पर आए और वहां पे सेटल हो गए। इसका मतलब ये होता है। Coming to the next thing, archaeologists have excavated a number of settlements in these janpads such as Purana Kila in Delhi, Hastinapur near Meerut and Atranjikhera near Itaha, that is UP। तो अब आर्कियोलॉजिस्ट ने काफी सारी चीजें जो है एक्सकवेट करी। आर्कियोलॉजिस्ट का वर्क क्या होता है? एक्सकवेट करना, चीजों को ढूंढना, फाइंड करना। उन्होंने काफी सारी चीजें एक्सकवेट करी। तो उनको जो है पुराना किला जो कि दिल्ली में है, उसके पास एक जनपद मिला। फिर उनको जो सेकंड जनपद मिला वो मिला हस्तिनापुर नियर मेरठ। एंड देन द थर्ड दे फाउंड अत्रनिजिखेरा नियर इटा, जो कि यूपी में है। Next is we found that people live in huts, kept cattle as well as other animals and also grew variety of crops like rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame and mustard। तो अब क्या हुआ, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी फाइंड किया कि उस टाइम के जो लोग थे वो कहाँ रहते थे? हट्स में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे। एंड दे यूज टू कीप कैटल। कैटल मतलब गाय वगैरह वो रखते थे अपने पास फॉर द मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स एंड ऑल्सो ग्रू वेराइटी ऑफ क्रॉप्स जस्ट एज राइस, व्हीट। और दूसरे एनिमल्स भी रखते थे और वो क्रॉप्स भी ग्रू करते थे, जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सीसम एंड मस्टर्ड। इस तरीके के क्रॉप्स वो ग्रो करा करते थे। दे मेड earthen pots, some of these were grey in color and the others were red। अब वो earthen pots भी, मिट्टी के बर्तन भी बनाया करते थे। उसमें से कुछ मिट्टी के बर्तन तो ग्रे थे कलर में और कुछ क्या थे? रेड थे कलर में। One special type of pottery found at the sites is known as painted grey ware। तो अब जैसे जो लाल मिट्टी से बनते थे वो लाल बर्तन थे, जो ग्रे मिट्टी से बना करते थे वो ग्रे कलर के बर्तन हुआ करते थे। ग्रे पॉट्स वर पेंटेड डिजाइन लाइंस एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। अब इन पॉट्स पे अच्छे मतलब तरह तरह की लाइंस बनाई जाती थी, कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी बनाए जाते थे, डिजाइन्स बनाई जाती थी, ताकि ये जो पॉट्स हैं और ज्यादा अच्छे लगे। सो दिस वाज अबाउट ऑल अबाउट द जनपदास। Now you can see a pic. In this pic, archaeologist is excavating the things. In the second pic, you can see the huts in which the people used to live that time. And the third pic is showing you about the cattles which they used to keep. Next pic is of the earthen pots, grey color earthen pots. And this pic is showing you about the earthen pots again. This next pic is showing you geometric designs and lines on the earthen pots. The two color earthen pots you can see, one is of the red color and the other is of grey color. Mahajanapadas. Next topic is about the Mahajanapadas. जो हम पढ़ेंगे ये है महाजनपदास। About 2500 years ago, some Janapadas became more important than others and were known as Mahajanpads या महाजनपदास। अब 2500 साल पहले कुछ जो जनपद थे वो कुछ और इम्पोर्टेंट हो गए और धीरे धीरे वो महाजनपद कहलाने लगे। कैसे कहलाने लगे? जैसे सपोज करिए ये एक किंगडम है, इस किंगडम का ये एक राजा है। इस राजा ने इस किंगडम पे अटैक किया और इस राजा को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब ये जो राजा टैक्सेस दूसरे लोगों से लेता था, अब इसके पास टैक्सेस ना आके इसको टैक्सेस इस राजा को देने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो राजा है इससे हार गया। तो अब इसका जो एक किंगडम है ये भी इस राजा के अंडर हो गया। तो अभी तो इसका किंगडम छोटा सा था,
अब जब इस राजा को हराया तो थोड़ा बड़ा हो गया। अब क्या हुआ, इसने एक थर्ड राजा पे भी अटैक किया, इसका भी जो किंगडम था उसने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया। बट ये जो राजा था इसको इसने बोला कि तुम इस राज के राजा तो तुम ही रहोगे, लेकिन जो भी टैक्सेस तुम्हारे पास आएंगे वो तुम मुझे दोगे और तुम्हारा जो किंगडम है मेरे कंट्रोल में रहेगा। तो अब किंगडम कितना था, इतना जनपद जितना था इतना सा जनपद था। फिर उसने जब दूसरे राजा पे अटैक किया तो वो इतना बड़ा जनपद हुआ, फिर थर्ड पे अटैक किया तो और बड़ा हो गया। तो नाउ दिस हैव बिकेम एज महाजनपद, महाजनपद। ओके चिल्ड्रन, देयर वर 16 महाजनपद्स: अंगा, मगधा, काशी, वत्सा, कोसला, सुरसेना, पांचाल, कुरु, मत्स्य, छेदी, अवंती, गांधार, कंबोज, अस्माका, वज्जी, मल्ला. Now there were certain capitals also: Avanti, Ujjain, Maheshmati, Vatsa, Kaushambi, Kosla, Ayodhya, and Magadha, Rajagriha. Next is most महाजनपद्स had a capital city. बहुत से महाजनपद्स जो थे उनकी एक राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। Many of these were fortified. उनमें से काफी सारी जो थी वो fortified थी। fortified का मतलब होता है घिरी हुई थी, दीवारों से, बड़ी बड़ी huge wall से fortified थी। This means that the walls of brick, wood और stone were built around them. मतलब इस तरीके से ये एक वॉल्स बनाई दी जाती थी, काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्स होती थी, इसके अंदर महाजनपद रहते थे, महाजनपद के लोग रहते थे। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। अब इस तरीके की वॉल्स बनाना भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती थी, ताकि इस तरीके की ह्यूज वॉल्स बनाई जा सके, उसके लिए काफी प्लानिंग की जरूरत हुआ करती थी। इनॉर्मस लेबर वॉज रिक्वायर्ड टू मेक द ब्रिक एंड द वॉल्स। काफी सारे लेबर की जरूरत हुआ करती थी, क्योंकि इस तरीके के वॉल्स बनाने में बहुत सारे लेबर की जरूरत पड़ती है। दिस पिक इज शोइंग यू अबाउट द फोर्टिफाइड एरिया ऑफ द महाजनपद्स। यू कैन सी द ह्यूज वॉल्स। ये जो वॉल्स हुआ करती थी, ब्रिक्स होती थी, ये स्टोन से, वुड से बनाई जाती थी। नाउ द न्यू राजाज नाउ बिगैन मेंटेनिंग आर्मीज। अब क्या हुआ, वो महाजनपद्स बन गए। महाजनपद्स के बाद में उनको क्या करना, उन्होंने अपने लिए आर्मीज बनानी स्टार्ट करी, ठीक है। उसमें सोल्डर्स जो थे, दे वर पेड रेगुलर सैलरीज। अब जो सोल्डर्स थे इन आर्मीज में उनको सैलरीज दी जाती थी, लेकिन सैलरीज करेंसी नोट्स में नहीं देते थे। दे वर गिवन एज पंच मार्क्ड कॉइन्स। नाउ सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स। इस तरीके से सैलरीज दी जाती थी सोल्डर्स को। और राजा जो था अपने पास आर्मीज रखता था, जितनी बड़ी आर्मी हुआ करती थी उतना ही बड़ा राजा जो पावरफुल हुआ करता था। सो दिस वे द राजाज हैव स्टार्टेड मेंटेनिंग दी आर्मीज, ताकि लड़ाई के लिए उनके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी हो, और उनके पास जितनी बड़ी आर्मी होगी उतने ही स्ट्रॉन्ग मतलब पावरफुल वो दिखाई देंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा रोल ऑफ फोर्ट्स का। मतलब फोर्ट्स का क्या रोल होता है। तो फोर्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम अटैक्स। ये जो है हमको अटैक से बचाता है। फोर्ट्स विथ लार्ज टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देम शोड रिचनेस एंड पावर ऑफ रूलर्स। जितने बड़े फोर्ट्स होंगे, जितने लार्ज, जितने टॉल इम्प्रेसिव वॉल्स वाले फोर्ट्स होंगे, वो रूलर्स की रिचनेस के बारे में बताएंगे और उनकी ताकत के बारे में बताएंगे। ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल इन साइड द एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजली। और जो लोग इस एरिया में रहेंगे, फोर्टिफाइड एरिया में, उनको काफी इजिली कंट्रोल किया जा सकेगा। सो दीज आर द रोल्स ऑफ द फोर्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा टैक्सेस। नाउ एज द रूलर्स वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, दे नीडेड मोर रिसोर्सेज, सो दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्स। अब क्योंकि रूलर्स जो राजा थे वो बड़े बड़े किले बना रहे थे, बड़े बड़े फोर्ट्स बना रहे थे, बड़ी बड़ी आर्मीज रख रहे थे अपने पास, तो इन सारी चीजों के लिए उनको किस चीज की जरूरत थी, ज्यादा रिसोर्सेज की, काफी सारे पैसे की। तो उन्होंने क्या करा, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्स। अब वो उन्होंने रेगुलर टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। पहले क्या होता था, 5000 साल पहले की अगर हम बात करें तो 5000 साल पहले टैक्स राजा कलेक्ट जरूर करते थे, बट रेगुलर बेसिस पे वो टैक्स कलेक्ट नहीं होता था। कभी कभी अगर कुछ काम कराना होता था तो वो लोगों से टैक्स कलेक्ट कराते थे और उस काम को करते थे। बट अब क्योंकि यहाँ पर अब राजा जो हैं बड़े बड़े किले बनाने लगे, काफी सारी आर्मीज रखने लगे, सिस्टम चेंज हो गया, तो इस तरीके से पैसों की उन्हें जब जरूरत पड़ी तो रेगुलर बेसिस पे टैक्सेस को कलेक्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया लोगों से। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स, यूजुअली द टैक्स वॉज फिक्स्ड। अब टैक्सेस जो थे क्रॉप्स पे ज्यादातर
इम्पोर्टेंट थे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग उस टाइम क्या थे, फार्मर्स थे। तो जो फार्मर्स थे तो वो फार्मिंग करते थे, इसलिए उन्हें अपने क्रॉप्स के ऊपर टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, लेकिन ये जो टैक्स था ये फिक्स कर दिया गया था। दैट आई विल टेल यू नाउ हाउ। नाउ एज आई हैव टोल्ड यू दैट दे हैव टू गिव द टैक्स, लाइक द टैक्स वॉज फिक्स्ड फॉर द फार्मर्स। तो कितना टैक्स फिक्स था? 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। दिस वॉज नोन एज भाग और द शेयर। अब ये जो 1/6 था टैक्स, जो भी प्रोड्यूस कर, जितना भी फार्मर प्रोड्यूस करेगा उसका 1/6 जो है फार्मर को एज अ टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें, फॉर एग्जाम्पल अगर फार्मर ने 60 kg प्रोड्यूस किया तो उसका 10 kg उसे एज अ भाग या शेयर टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? नाउ देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन्स एज वेल। दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर। फॉर एग्जाम्पल अ वीवर और अ स्मिथ मे हैव टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। अब ये जो क्राफ्ट पर्सन्स थे इन्हें भी टैक्सेस देने पड़ते थे अभी, लेकिन ये जो क्राफ्ट पर्सन्स हैं जो कपड़े सिलते हैं या कपड़े बनाते हैं या जूते बनाते सिलते हैं, जूतों का काम करते हैं या फिर और कोई छोटा मोटा काम करते हैं, इनके पास पैसा तो होता नहीं है देने के लिए, फिर वो टैक्स कैसे देंगे? तो दैट उनसे जो टैक्स लिया जाता था इट वॉज बीन टेकन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, काम करवाया जाता था उनसे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक वीवर है या एक स्मिथ है, तो इनसे क्या करते, इनको महीने में एक बार राजा के लिए काम करना पड़ता था। दैट वॉज टेकन एज अ टैक्स। नेक्स्ट है हर्डर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। अब जो हर्डर्स थे इनसे भी टैक्सेस लिए जाते थे। टैक्सेस किस तरीके से लिए जाते थे? एनिमल्स, वो राजा को जानवर दिया करते थे या जानवरों से निकले हुए सामान को, जैसे मान लीजिए मिल्क है ये राजा को देते थे, या जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं ये भी राजा को दिया करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो राजा को देते थे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन द गुड्स दैट वर बॉट इन सोल्ड थ्रू ट्रेड। अब अगर ट्रेड के थ्रू जो भी गुड्स ली जाती थी या बेची जाती थी व्यापार करने में, उसमें भी टैक्स था और वो राजा को दिया जाता था। हंटर्स एंड गैदरर्स ऑल्सो हैव टू प्रोड्यूस फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। अब हंटर्स और गैदरर्स है, इनके पास भी पैसा तो होता नहीं था, लेकिन इनको भी टैक्स देना पड़ता था, ये हंटर्स और गैदरर्स को। तो ये क्या करते थे? दे गिव द टैक्स इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब जंगल से जैसे कोई जो सामान निकला है, जैसे मान लीजिए वैक्स है, मान लीजिए आपका जो शहद है, और मान लीजिए जानवरों की स्किन है, ये सब भी एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स देना पड़ता था। किसको? राजा को। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चेंजेस इन एग्रीकल्चर। नाउ देयर वर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर एट दिस टाइम। पहला चेंज क्या था? वन वॉज अ ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लाव। अब पहले हम वुडन प्लाव यूज करते थे, धीरे धीरे हमने उसे रिप्लेस किया और हमारे आयरन प्लाव पे। इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि खेती करना काफी इजी हो गया और सॉइल को प्लाव करना भी बहुत ज्यादा इजी हो गया। अब जो सेकंड चेंज आया वो था ट्रांसप्लांट पैडी करना। अब अगर हम बात करें 5000 साल पहले की, तो पहले क्या हुआ करता था, खेतों में जाके जो फार्मर्स थे वो सीड्स को स्कैटर किया करते थे, फैला दिया करते थे, जिसमें से पेड़ उगा करता था। धीरे धीरे ये चीज चेंज हुई, हमने पैडीज को ट्रांसप्लांट करना स्टार्ट किया। इसमें क्या होता था, अब पैडीज को इसमें ये होता था कि जैसे मान लीजिए कि हमने जो फार्मर्स हैं इन्होंने छोटे छोटे सैपलिंग जो हैं, पहले बीज को एक पॉट में डाला, उसके बाद में वहां पर एक छोटा सा सैपलिंग उगा। इस सैपलिंग को यहां से निकाल के इन्होंने फील्ड में लगा दिया, एक एक सैपलिंग को लगाते गए। तो इससे फायदा ये हुआ हमें कि ये जो सैपलिंग्स थे एज इट इज यहाँ पर लगा दिए, क्योंकि पहले ही ये पौधा बन गया था। अब इस पौधे को हमने यहां से निकाल के यहाँ लगा दिया, तो इससे फायदा ये हुआ हमें कि ये सारे सैपलिंग्स एक पौधे के रूप में यहाँ लग गए और इससे हमारा प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो गया। अब एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए पहले के टाइम में क्या हुआ था, जैसे हमने मान लीजिए 100 जो है बीज उसमें लगाए खेत में। अब इन 100 बीजों में से सिर्फ 70 प्लांट जो है उगके आए। फिर धीरे धीरे जब ये सिस्टम चेंज हुआ तो फिर हमने मान लीजिए 100 सैपलिंग्स लगाए खेत में और उस 100 सैपलिंग्स के हमारे पास 100 प्लांट्स बने। तो इससे क्या हो गया, हमारा प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि 100 सैपलिंग लगाए और 100 ही प्लांट मिले। पहले क्या होता था कि आपने मान लीजिए 100 सीड्स लगाए, उसमें 70 प्लांट्स ही मिले। तो ये इस तरीके से प्रोडक्शन जो है हमारा इंक्रीज हो गया।
एंड मोर प्लांट्स सर्वाइव्ड। जनरली इस काम को कौन करता था? जो स्लेव मैन हुआ करते थे, विमेन्स होती थी, एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हुआ करते थे। इस काम को करने में बहुत मेहनत लगती थी और इस काम को स्लेव मैन, स्लेव विमेन्स और जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती, जो शूद्र लोग होते थे, वो इस तरीके के काम को किया करते थे, क्योंकि इस काम को करने के लिए बहुत मेहनत लगती थी। पहले आप बीज लगाइए, उससे फिर आप सैपलिंग बनाइए, फिर इस सैपलिंग को यहां से निकाल के आप एक एक सैपलिंग फील्ड में लगाइए। तो ये काफी मेहनत वाला काम होता था और इस मेहनत वाले काम को इस तरीके के लोग या मान लीजिए शूद्र लोग जो है वो किया करते थे। स्टे होम, स्टे सेफ, डू रीड द चैप्टर वंस अगेन, गो थ्रू द टॉपिक। थैंक यू।